तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम जानेंगे कि भारत में कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया था। याद रखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसे सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया गया था। मैन्युफैक्चर मतलब बनाया गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस दे रखे हैं कि यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या फिर अमोनियम सल्फेट। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका राइट आंसर क्या है। तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो मैन्युफैक्चर किया गया था वो कौन सा उर्वरक था, तो वो बनाया गया था, याद रखिएगा, सिंगल सुपर फास्फेट को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एसएसपी को बनाया गया था। अब आपको ये तो पता चल गया कि एसएसपी को बनाया गया था, लेकिन अब याद रखिएगा एसएसपी से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिए कि इसमें याद रखिएगा सबसे पहले तो जो एसएसपी होता है ये होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये होता है एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है। क्या होता है? ये एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट पे आप नोट करिए कि इसमें याद रखिएगा 3 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं और कितना % पाए जाते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर तीनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ओके, तो इसलिए आप सभी को नोट कर ले कि याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले बनाया गया उर्वरक कौन सा था? सिंगल सुपर फास्फेट। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है कि याद रखिएगा इसमें क्या होता है, मतलब ये किस प्रकार का उर्वरक है। याद रखिएगा ये है एक स्ट्रेट फर्टिलाइजर है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है कि इसमें 3 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, मतलब 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक पाया जाता है कैल्शियम, एक पाया जाता है फास्फोरस और एक पाया जाता है सल्फर। अब ये कितना % पाया जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है सल्फर, अगर आपसे पूछता है फास्फोरस और अगर आपसे पूछता है कैल्शियम, तो सबसे पहले आपको याद रखना है सल्फर। ठीक है, तो सल्फर कितना पाया जाता है? 12%। अगर आपसे पूछता है फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना पाया जाता है? 16%। अगर आपसे पूछता है कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना पाया जाता है? 21%। दोबारा से देख लीजिए, तीनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिए इन तीनों को आप जरूर याद रख ले, तो आपको ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राइजोबियम स्पीसीज में से तने पर गांठें बनाने वाली स्पीसीज कौन सी है। याद रखिएगा यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है वर्ड, वहां पर पूछा गया आपको कि ऐसी कौन सी राइजोबियम की स्पीसीज है जो क्या करती है, याद रखिएगा, तने पर गांठें बनाती है। ठीक है, वैसे आपने बहुत सारी राइजोबियम की स्पीसीज पढ़ी होगी, जैसे कि मान लीजिए मेलिलोटाई हुई, राइजोबियम हुई, ब्रेडी राइजोबियम हुई, साइनो राइजोबियम हुई, एजो राइजोबियम हुई, या फिर आपने बहुत सारी स्पीसीज देखी होगी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है पहले उसे देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। तो याद रखिएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि तने पर गांठें बनाने वाली स्पीसीज कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? याद रखिएगा वो होती है एजो राइजोबियम होती है। कौन सी होती है? एजो राइजोबियम होती है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि अगर आपसे पूछता है तने पर गांठें, तने पर गांठें पाई जाती है, ये किस फसल में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ये पाई जाती है राजमा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? तने पर गांठें ये पाई जाती है राजमा में पाई जाती है। और राजमा को एक और नाम दिया गया है, वो क्या दिया गया है? याद रखिएगा फ्रेंच बीन। क्या दिया गया है? याद रखिएगा इसे दिया गया है फ्रेंच बीन। ठीक है, सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हो, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा कि जिप्सम के सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान, बिहार, हरियाणा या फिर गुजरात। तो अब यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि जिप्सम के सबसे ज़्यादा भंडार, मतलब सबसे ज़्यादा जो जिप्सम को प्राप्त किया जाता है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान में लिया जाता है। और याद रखिएगा जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। ये राजस्थान जी के क्वेश्चन वैसे आपको पूछा जा सकता है कि याद रखिएगा जिप्सम के सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान को याद रखिएगा जिप्सम के उत्पादन में क्या है? एकाधिकार है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है जिप्सम, या फिर सबसे ज़्यादा जो खनन किया जाता है इसका, ये कहाँ से किया जाता है? ये किया जाता है राजस्थान से किया जाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया था। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया था? 1947, 1905, 1957 या फिर 1929। सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है उर्वरक नियंत्रण आदेश, तो ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1957 में, मतलब 1957 में ये पारित किया गया था। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इसे आप ज़रूर नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है सबसे ज़्यादा लवण सहन करने वाली घास कौन सी है। क्या पूछा गया आपसे कि सबसे ज़्यादा जो लवण सहनशील जो घास है वो कौन सी है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। करनाल घास, रोडस घास, दूब घास या फिर पेरा घास। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा जो लवण सहनशील फसल है, क्या सहनशील लवण सहनशील फसल है वो कौन सी है। करनाल घास, रोडस घास, दूब घास या फिर पेरा घास। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है लवण सहनशील फसल या फिर लवण सहनशील घास तो कौन सी होती है, रोडस घास होती है। ठीक है, याद रखिएगा, करनाल घास नहीं होती है बल्कि कौन सी होती है, रोडस घास होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि लाल मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में वो देख लीजिए आप कि लाल मिट्टी निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है, राजस्थान में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है रेड सोइल तो ये क्वेश्चन आपको रिसेंटली जो आपकी एएफओ की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप इसे भी नोट कर ले कि याद रखिएगा लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जो कि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक पौधा है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, याद रखिएगा कि चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक पौधा है। अब ये सूचक पौधा क्या होता है, क्या आपको ये पता है। तो सूचक पौधा को याद रखिएगा, इंग्लिश में सबसे पहले क्या कहते हैं, इंडिकेटर प्लांट बोला सा है। क्या बोला सा है, इंडिकेटर प्लांट बोला सा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर प्लांट होता है क्या है। ठीक है, इंडिकेटर मतलब सूचक। अब ये सूचक पौधा होता क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा यहाँ पर समझने में। तो मान लीजिए आपका कोई फील्ड है, आपका कोई खेत है। ओके, आपने कोई सी भी मान लीजिए फसल उगा रखी है, जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर गेहूँ को ही ले लेते हैं। आपने गेहूँ फसल ग्रो कर रखी है यहाँ पर, तो इसमें क्या करते हैं हम चुकंदर को ही ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझने की कोशिश करो कि आपका जो मेन फील्ड है, मतलब जो आपकी मुख्य फसल है वो तो क्या है, गेहूँ है। लेकिन आसपास हम क्या करते हैं, मान लीजिए 4 पौधे या फिर 5 पौधे हमने इस कोने में लगा दिए, 4-5 पौधे हमने इस पौधे में यानी इस कोने में लगा दिए। ऐसे करके हमने चारों कोनों में क्या कर दिया, चुकंदर का पौधा हमने लगा दिया। ठीक है, चारों कोनों में हमने कर दिया क्या, चुकंदर। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए बाई चांस ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके खेत में क्या होगा, याद रखिएगा, सोडियम की कमी हो जाती है। वैसे सोडियम की कमी तो नहीं होती, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि बाई चांस ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जब क्या हो जाता है, सोडियम की इसमें कमी आ जाती है। तो इससे क्या होगा, याद रखिएगा कि जो भी हमने 4-5 पौधे चारों साइड लगाए हैं उनमें सबसे पहले क्या होगा, याद रखिएगा उसमें सबसे पहले लक्षण प्रकट होंगे। तो अब आप ये बात कोशिश करिए कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी होने वाली है और उसका आपको पहले ही पता चल चुका है कि हमें बीमारी होने वाली है, तो क्या आप उस बीमारी को होने दोगे, नहीं। ऐसा कोई पागल नहीं है कि जो बीमारी को अपने पास बुलाएगा, बल्कि सब यही कोशिश करते हैं कि हमें कोई भी बीमारी नहीं हो। ठीक है, तो उसी बात को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अगर हमें पता पहले ही चल जाएगा कि हमारी जो मुख्य फसल है, जिसे हमने माना था गेहूँ, कि गेहूँ में नुकसान होने वाला है, तो इस गेहूँ में नुकसान नहीं हो, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोडियम के जितने भी जो फर्टिलाइज़र है उसको हम अप्लाई कर देंगे। जिससे क्या होगा, सोडियम की कमी पूरी हो जाएगी और गेहूँ को जो लॉस होने वाला था सोडियम की कमी से वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप आई थिंक समझ गए होंगे कि सूचक पौधा क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और इसके लाभ क्या होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समझ आ गया ना यार, तो जल्दी से जाइए यार, वीडियो को लाइक तो कर दो कम से कम। अगर वीडियो को लाइक किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि हमें भी मोटिवेशंस मिलती रहे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है और अभी हमने बता दिए हैं, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है ये सी ऑप्शन है। मतलब सूचक जो पौधा होता है चुकंदर, ये किसका होता है, ये होता है सोडियम का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रॉप लॉगिंग किस फसल में ली जाती है, गन्ना, बाजरा, गेहूँ या फिर आलू। तो इसे तो आप कई बार क्लियर भी हम कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो याद रखिएगा ये की जाती है गन्ना फसल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि मृदा वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। मृदा वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो ये तो आप सभी को कॉमन पता है कि नाइट्रोजन जो आती है
नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? ये पाई जाती है 78% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है मृदा वायु में CO2 की प्रतिशतता कितनी होती है। याद रखिएगा क्या पूछा गया है कि मृदा वायु में CO2 की प्रतिशतता कितनी होती है? 79%, 0.03%, 0.2% या फिर 21.5%। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा एक होता है वायुमंडल, एक होता है मृदा। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा सोच समझ के इसका राइट आंसर देना कि एक होता है वायुमंडल, एक होता है मृदा वायु। ठीक है, तो मृदा वायु में जो यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है इसकी अलग प्रतिशत मात्रा पाई जाती है और वायुमंडल में थोड़ी सी इसकी कम मात्रा पाई जाती है। अब वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, मृदा वायु में कितनी पाई जाती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछता है वायुमंडल तो याद रखिएगा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है CO2 है ये कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है याद रखिएगा 0.03%। लेकिन अगर आपसे पूछता है मृदा वायु में तो मृदा वायु में जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 0.25%। मतलब याद रखिएगा कि वायुमंडल से 10 से 20% ज़्यादा मृदा वायु में CO2 पाई जाती है। आ गया ना समझ? थोड़ा सा डिफरेंस है। याद रखिएगा कैसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृदा वायु में CO2 कितनी प्रतिशत पाई जाती है? ये पाई जाती है 0.25%। और अगर आपसे पूछता है वायुमंडल तो वायुमंडल में CO2 कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 0.03% पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा निम्नलिखित में से किससे या फिर किसकी सबसे ज़्यादा होती है? बालू, सिल्ट, ह्यूमस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि विशिष्ट ऊष्मा है मतलब स्पेसिफिक हीट है, ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है ह्यूमस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा ह्यूमस में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पहाड़ी मिट्टियाँ साधारणतः किस प्रकार की होती है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए कि जो पहाड़ी मिट्टियाँ है ये साधारणतः याद रखिए अम्लीय प्रकृति की होती है। किस प्रकार की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। याद रखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए कि यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1% से, 1.5% से, 2% से या फिर 3% से। तो याद रखिएगा बायूरेट की जो मात्रा है ये कभी भी 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यूरिया में बायूरेट की मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि उर्वरक जिसमें क्लोरीन आयंस पाए जाते हैं किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। मतलब याद रखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसे उर्वरक जिनमें क्या पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है, वो किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं किए जाते हैं, मतलब उपयोग नहीं किए जाते हैं। उस फसल को आपको पहचाना है। सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि गन्ना, आलू, गेहूँ या फिर अरहर। तो याद रखिए ऐसी कौन सी फसल होती है जिसमें क्लोरीन आयंस का हम उपयोग नहीं कर सकते? तो वो होती है आलू फसल होती है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा अगर आप क्लोरीन युक्त जो फर्टिलाइजर का इसमें प्रयोग करोगे तो इससे क्या होगा, इसकी जो क्वालिटी है ये डिक्रीज हो जाएगी। मतलब याद रखिएगा इसकी गुणवत्ता क्या होगी? घट जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि जितने भी वे फर्टिलाइजर जिनमें क्लोरीन पाया जाता है उनका प्रयोग हम आलू फसल के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मूंग के बीजों मतलब मूंग के दानों को रात भर भिगोकर उगे हुए खाने से कौन सा विटामिन ज़्यादा प्राप्त होता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो मूंग के दाने होते हैं उनको हम रात भर भिगो देते हैं और सुबह हम खाते हैं, लेकिन क्यों? या फिर इससे जो विटामिन मिलता है ये कौन सा मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, मूंग तो वैसे आपने नहीं खाई होगी, लेकिन चना तो आपने खाया है। तो याद रखिए जितने भी जो अंकुरित पौधे होते हैं, याद रखिएगा जिन्हें हम भिगोते हैं या फिर थोड़े से अंकुरित होने के बाद में हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई या फिर यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा जो अंकुरित पौधे होते हैं इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? इनमें पाया जाता है याद रखिएगा विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा जितने भी जो नवीनतम पौधे होते हैं या फिर जो अंकुरित पौधे होते हैं इनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये पाया जाता है याद रखिएगा विटामिन सी पाया जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है। तो ये तो आप सभी को पता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, यह निकलती है मीथेन गैस निकलती है। ओके, और जिसका सिंबल क्या होता है, याद रखिएगा CH4 होता है। क्या होता है सिंबल, मतलब इसका प्रतीक ये होता है CH4। और कौन सी गैस निकलती है धान के खेत से, ये निकलती है मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है मृदा का स्थायी गुण कौन सा है। स्थायी गुण का मतलब होता है जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको ये पता चल ही गया होगा क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि मृदा का ऐसा कौन सा गुण है जिसे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब बदला नहीं जा सकता। मृदा उर्वरता, मृदा विन्यास, मृदा संरचना या फिर pH। तो याद रखिएगा जो मृदा विन्यास है मतलब जो सोइल टेक्सचर है, एकमात्र ऐसी विशेषता है मृदा की जिसे हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, ना ही उसे हम कम कर सकते हैं ना ही उसे हम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब एक परमानेंट जो एक विशेषता है मृदा की वो कौन सी होती है, याद रखिए वो होती है मृदा विन्यास होती है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा दवाओं मतलब पेस्टिसाइड का प्रयोग कैसा है। ऐसी कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग किया ऐसा है। धान, कपास, दलहनी या फिर तिलहनी फसल। तो आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप एक बात नोट कर लीजिए क्योंकि याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो, इससे बचने के लिए आप जल्दी से नोट कर लीजिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, तो कीटनाशक दवाओं का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया है ये किस फसल में किया है, ये किया है कपास में किया है। कीटनाशक मतलब कपास। आप ऐसे याद रखिएगा कि पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक, पेस्टिसाइड मतलब पीड़कनाशी होती है, सॉरी पेस्टिसाइड मतलब होता है पीड़कनाशी। ठीक है, अब ये पीड़कनाशी होते क्या है इनका तो आप बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि जो पीड़कनाशी का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है ये किस फसल में किया जाता है, ये किया जाता है कपास फसल में किया जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो खरपतवार नाशी है मतलब जो वीडीसाइड है, वीडीसाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस फसल में किया जाता है। तो याद रखिएगा वीडीसाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है धान फसल में किया जाता है। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि पेस्टिसाइड या फिर पीड़कनाशी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस फसल में किया जाता है, तो ये तो किया जाता है कपास में। और अगर आपसे पूछता है कि खरपतवार नाशी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किस फसल में किया जाता है, तो खरपतवार नाशी का जो प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा ये किया जाता है धान फसल में किया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को याद रख पाओगे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो जिसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किस पौधे या फिर फसल की जड़ों में गांठें नहीं बनती। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिसमें क्या करते हैं या फिर जिसमें क्या होता है कि उनमें जड़ों जो जड़ होती है ना उनमें गांठें नहीं पाई जाती। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया है क्वेश्चन, आप इसे समझने की कोशिश करिए। ठीक है, वैसे वही क्वेश्चन है ये जो कि हमने अभी आपको सोल्व करवाया था कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें क्या होता है तने पर गांठें पाई जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी जड़ों में गांठें नहीं पाई जाती बल्कि क्या होता है उसके तने में गांठें पाई जाती है। तो अभी आपको बताया था शुरू ही क्लास में, तो जल्दी से बताएंगे कि ऐसे कौन सी फसल है जिसकी जड़ों में तो गांठें नहीं पाई जाती बल्कि तने में गांठें पाई जाती है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर सामने दे रखे हैं कि मूंग, लोबिया, राजमा या फिर अरहर। तो अभी आपको बताया गया था कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें याद रखिएगा तने पर गांठें पाई जाती है, तो वो होती है राजमा होती है। और जिसका सेकंड नाम क्या होता है, फ्रेंच बीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और जिसमें आपसे पूछा गया 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा किस पौधे या फिर फसल के लिए आवश्यक है। याद रखिएगा ऐसी कौन सी फसल है जिसमें नाइट्रोजन 120 किलोग्राम दिया जाता है, अरहर, मोठ, लोबिया या फिर राजमा। तो सभी ऑप्शंस आप यहाँ पर देख ही चुके हो, तो जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा आवश्यक होती है। तो याद रखिए इसका भी राइट आंसर क्या होगा, राजमा ही होगा, क्योंकि राजमा ऐसी फसल है जिसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ओके, तो आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।